नमस्कार। जब भारत के संविधान निर्माता दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बनाने बैठे ना, तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। उन्होंने हर चीज को जीरो से शुरू करने की बजाय एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता अपनाया। उन्होंने दुनिया भर के जो बेस्ट संविधान थे उनसे अच्छे अच्छे आइडियाज लिए। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारे संविधान की नींव किन किन देशों की प्रेरणा से रखी गई। आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दें। आज हम जो भी बात करेंगे वो सारी जानकारी इस सोर्स पर आधारित है। ऐसा इसलिए ताकि आपको एग्जाम के लिए एकदम सटीक और वेरीफाइड जानकारी मिले और कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो हम इसे समझेंगे कैसे? हमने पूरी चर्चा को कुछ हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम शासन की नींव को देखेंगे, फिर नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों पर बात करेंगे, उसके बाद संघ और इमरजेंसी के प्रावधानों को समझेंगे और आखिर में प्रक्रियाओं और आदर्शों पर नजर डालेंगे। इस तरह से चीजों को जोड़कर समझने में और याद रखने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है, जो सरकार चलाने का तरीका है, वो आखिर आया कहाँ से। हमारे संविधान की जो बुनियाद है वो मुख्य रूप से दो बड़े सोर्स से ली गई हैं। आपको शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी हो कि हमारे संविधान का सबसे बड़ा सोर्स कोई और देश नहीं बल्कि अंग्रेजों का बनाया हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। आज जो हम गवर्नर का ऑफिस देखते हैं या जिन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स की तैयारी होती है, उन सब की जड़ें इसी एक्ट में हैं। ये समझिए कि हमारे संविधान का एक तरह से ढांचा ही था। इसके बाद जाहिर है असर था ब्रिटिश संविधान का। सरकार का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मतलब प्रधानमंत्री और कैबिनेट वाली जो व्यवस्था है, वो सीधे सीधे वहीं से आई है। साथ ही रूल ऑफ लॉ यानी कानून का राज और सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी हमने ब्रिटेन से ही लिया। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि हम सब सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं। अच्छा, सरकार का ढांचा तो बन गया, पर अब बात करते हैं संविधान की आत्मा की, यानी वो हिस्से जो एक आम नागरिक और सरकार के बीच का रिश्ता तय करते हैं। ये हमारे संविधान का सबसे जरूरी हिस्सा है, जो हमें हमारे अधिकार देता है। हमारे जो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सीधे सीधे अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। ये भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ हैं और एग्जाम्स के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू की पावर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ये देख सकती है कि संसद का बनाया कोई कानून संविधान के खिलाफ तो नहीं है। ये ताकत भी अमेरिका से ही प्रेरित है। अब देखिए, नागरिकों को अधिकार तो मिल गए, लेकिन सरकार को रास्ता कौन दिखाएगा कि देश को किस दिशा में ले जाना है? इसके लिए हमने आयरलैंड के संविधान से लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। ये सरकार के लिए एक तरह की गाइडलाइंस है कि नीतियां बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका भी हमने यहीं से लिया है। तो जहां अमेरिका से हमने अधिकार लिए, वहीं उस समय के सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा ली। और हाँ, देश के विकास के लिए जो पंचवर्षीय योजनाएं यानी 5 ईयर प्लान्स बनाए गए, वो कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया था, जिसने भारत की शुरुआती आर्थिक पॉलिसी को एक दिशा दी। अच्छा, इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है, खासकर एग्जाम के लिए। देखिए, मौलिक अधिकार जस्टिशिएबल हैं, मतलब अगर सरकार इन्हें छीनती है तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। वहीं मौलिक कर्तव्य सिर्फ नैतिक जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें कानूनन लागू नहीं कराया जा सकता। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। चलिए अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं पावर स्ट्रक्चर पर, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा और अगर देश पर कोई संकट आ जाए तो उससे कैसे निपटा जाएगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि देश की एकता को बनाए रखने के लिए कैसा सिस्टम बनाया गया। भारत को कहते तो हैं एक फेडरल देश, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली है। ये जो क्वासी फेडरल या अर्ध संघीय सिस्टम है, ये हमने कनाडा से लिया है। इसका मतलब ये है कि जो बची खुची शक्तियां हैं, जो किसी भी लिस्ट में नहीं हैं, वो सीधे सीधे केंद्र के पास होती हैं। ऐसा देश की एकता बनाए रखने के लिए किया गया। अब एक सवाल आपके लिए, जरा सोचकर बताइए कि जब देश में इमरजेंसी लगती है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। ये प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। इसका सही जवाब है जर्मनी। जर्मनी के वाइमार संविधान से ये आइडिया लिया गया है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान देश की सुरक्षा के लिए कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो अब हम आ गए हैं अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से में,
इसमें हम कुछ बहुत ही जरूरी प्रक्रियाओं और उन आदर्शों को देखेंगे जिन्होंने हमारे संविधान को और बेहतर बनाया, उसे एक मुकम्मल शक्ल दी। देखिए, संविधान कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं, समय के साथ बदलाव जरूरी है। तो संविधान में जो बदलाव यानी अमेंडमेंट करने का प्रोसेस है, वो हमने सीखा है साउथ अफ्रीका के संविधान से। वहीं कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये सुनिश्चित करता है कि हर काम कानून के दायरे में हो। ये हमने जापान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान का भी काफी अहम योगदान है। हमारी प्रस्तावना की जो भाषा है, उसकी भावना वहीं से प्रेरित है। इसके अलावा अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर सहमति नहीं बनती, तो दोनों की जो जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, वो प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। और हाँ, कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया भी वहीं से आया है। और अब बात करते हैं उन 3 शब्दों की जो हमारे संविधान की प्रस्तावना की जान है: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये महान आदर्श सीधे सीधे फ्रांस की क्रांति और वहां के संविधान से लिए गए हैं। इतना ही नहीं, रिपब्लिक यानी गणराज्य का कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब है कि देश का मुखिया चुनावा होगा, राजा रानी नहीं, वो भी फ्रांस से ही प्रेरित है। तो हमने ये तो देख लिया कि हमारा संविधान दुनिया के बेहतरीन आइडियाज का एक संगम है। पर यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है कि इतनी जगहों से चीजें लेने के बाद भी भारतीय संविधान यूनिक कैसे है? देखिए, इसका जवाब इस बात में है कि हमने किसी भी चीज को आंख बंद करके कॉपी नहीं किया। हमने हर आइडिया को भारत की जरूरतों, यहाँ के समाज और संस्कृति के हिसाब से बदला और ढाला। और यही बात इसे सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जीवंत भारतीय संविधान बनाती है।